नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक भी करेंगे। पीएम की जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर का दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और उससे पहले आज 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री की सभा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कल पीएम मोदी बुलंदशहर आएंगे और यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर पहुंच जाएंगे, तमाम तैयारियों का लेंगे जायजा। रात्रि विश्राम उनका यहीं पर होगा और कल 25 जनवरी के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रम में वो भी शिरकत करेंगे। और हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर का दौरा आज करने जा रहे हैं। 25 तारीख यानी कल पीएम का कार्यक्रम है। क्या कुछ जानकारी सीएम योगी के दौरे को लेकर और कल के कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार से बड़े स्तर पर तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 जनवरी को प्रस्तावित दौरा बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में उसी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 बजे वहां बुलंदशहर पहुंचेंगे। नदवा के शूटिंग रेंज मैदान में कल 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पूरी उसके घटनास्थल का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे पहुंच रहे हैं। वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक भी लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी लेंगे और कल के कार्यक्रम किस तरीके से जो अभेद किला एक तरीके से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री को लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की पहले से व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन उस व्यवस्थाओं को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और कल के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं। जैसे कल जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम है, ये कहा जा सकता है कि पश्चिम के लिए कल का एक बहुत खास कार्यक्रम है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। निश्चित रूप से कल के जनसभा में जो पश्चिम का क्षेत्र है, कभी 2022 में चुनाव में थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए मशक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन कल प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर जनसभा के बाद किस तरीके से वहां पर रुझान होते हैं, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, आप समझिए कि किस तरीके से 20,000 करोड़ की परियोजनाओं वहां पर सौगात देने वाले हैं पश्चिम क्षेत्र में। अनूप, आपने जिक्र किया कि पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार उस प्रकार की नौबत ना आए, उस लिहाज से इन दौरों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हालिया राजनीतिक परिदृश्य देखे तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। 24 का किला फतेह करने के लिए तैयारियां बीजेपी निश्चित तौर पर बहुत तेज गति से कर रही है। बिल्कुल रितेश, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा पूरा विश्व एक राममय हो चुका है और उसी राममय की धुन में, उसी लहर में जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षाओं का केंद्र था, पूरा उत्तर प्रदेश एक आस्था का केंद्र अयोध्या हो रहा था। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ जनसभाएं, निश्चित रूप से पश्चिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मशक्कत का जरूर करनी पड़ी थी 2022 में, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां पश्चिम में एक भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वापसी की है, पुनः पैठ की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस तरीके से पश्चिम क्षेत्र में दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनावी मोड़ में दिख रही है। निश्चित रूप से कल जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पे जनसभा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ने वाली, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये कल का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रहा है और उसको लेकर तैयारियां भी सफल बनाने के लिए लगातार जारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं प्रदान की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि उत्तर प्रदेश ने प्रगति की एक नई गाथा लिखी है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ लिखा है वो आपके साथ साझा करें। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने आगे लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश के कौशल युक्त, परिश्रमी और निष्ठावान लोगों के सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हूं। मुझे विश्वास है कि राज्य और यहां के निवासी सदा विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। इसी भांति पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है वो आप देखिए। प्रधानमंत्री ने यूपी दिवस पर लिखा है, अध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि। अध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति की एक नई गाथा लिखी है। पिछले 7 वर्षों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, नई गाथा में राज्य सरकार के साथ जनता जनार्दन ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। तमाम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने अपने संदेश में आगे लिखा कि मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी के 75वें स्थापना दिवस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की चरण रज से पावन हुई भक्ति, शक्ति और संस्कृति की धरा उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाइयां। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु संकल्पित हों। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश के लिए आज 24 जनवरी का दिन गौरव का दिन है। आज यूपी का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम शुभारंभ किया और साथ ही यूपी गौरव सम्मान 2023-24 का वितरण हुआ और ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की ई मार्केटिंग के लिए ओडीओपी मार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया, लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार ने तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस
पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को बदायूं के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। और इस दौरान बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप और विधायक राजीव कुमार सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एथेनॉल बायोगैस प्लांट और पीएससी बटालियन समेत तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। छब्बीस जनवरी को देश अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ में तैयारियां लगातार तेज हैं। 26 जनवरी को निकलने वाली परेड का भी अभ्यास किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और अन्य कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का भी प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है और बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते उड़ानों पर भी प्रभाव पड़ा है। वाराणसी से लखनऊ की इंडिगो की उड़ान को भी घने कोहरे के चलते रद्द कर दिया गया। तो वहीं गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता की कई उड़ानें भी देरी से चल रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी में है और जिसे कहा जाता है हाड़ कपा देने वाली, हाड़ गला देने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है। सूखी सर्दी अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, इटावा, अयोध्या तमाम जगहों पर देखिए हालत एक ही जैसी है। घना कोहरा है, टेम्परेचर काफी कम है और उसकी वजह से शीतलहर के साथ तमाम चीजों का एक साथ असर पड़ रहा है। संगम की रेती पर जहां अब 25 तारीख को दूसरा पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, उससे पहले ही कल्पवास शुरू हो गया और कल्पवासी यहां पर आने लगे हैं। संगम की रेती पर एक भव्य नजारा है, तंबुओं की नगरी बसने लगी है। कल्पवासी यहां प्रवेश करने के लिए आ चुके हैं और यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। एक टाइम खाएंगे तो एक टाइम फलहार करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम श्रद्धालु हैं, आप आए हैं इस उम्र में भी संगम की रेती पर कल्पवास करेंगे, क्या पूरा? जनवरी में ठंड बढ़ने के साथ साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्नाव के जिला अस्पताल में ठंड की चपेट में आकर रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को लेकर हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी ने सीएमओ सत्यप्रकाश से खास बातचीत की, जिसमें सीएमओ ने ठंड से बचने के उपाय भी बताए। आइए आपको दिखाते हैं। ठंड ने मौजूदा समय अपने पांव पसार लिए हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, गलन बढ़ती जा रही है, उसी के साथ जो मरीज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में लगातार सैकड़ों की संख्या में रोजाना सर्दी, जुकाम, बुखार, कोल्ड डायरिया के पेशेंट पहुंच रहे हैं। किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, आखिर ये जो पेशेंट हैं किस तरीके से अपना बचाव करें इस भीषण ठंड में कि उनको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उन्नाव जनपद के सीएमओ सत्यप्रकाश जी। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस सर्दी में किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, खासकर जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं वो किस तरीके से बचाव करें कि ठंड से उन्हें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। सर, लगातार आपने देखा होगा कि जो ये सर्दी और गलन का मौसम आता है इसमें जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं और साथ ही युवा पीढ़ी भी इस समय बीमार नजर आ रही है। काफी कोल्ड डायरिया के भी पेशेंट बढ़े हैं। आप क्या बचाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? इस सर्दी के मौसम में हम देख रहे हैं कि तापमान में काफी गिरावट है। पिछले लगभग एक महीने से टेम्परेचर काफी कम चल रहा है। रात के साथ साथ दिन का तापमान भी काफी कम रह रहा है। ऐसे मौसम में बच्चों बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिना आवश्यकता घर से बाहर ना निकलें, बुजुर्ग भी और बच्चे भी, और पूरे कपड़े पहनकर निकलें। आवश्यकता अनुसार सर को ढक के रखें, टोपी पहने या मफलर से बांधें,
क्योंकि सर्दी के मौसम में नसों में सिकुड़न होने की वजह से खून का दौरान कम होता है। इससे हृदय रोग के केसेस बढ़ते हैं, साथ साथ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स ये भी बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो बुजुर्गों को अपनी सर्दी से बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलें। इसी तरह बच्चों में हम देखते हैं कि निमोनिया, कोल्ड डायरिया केसेस बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को विशेष रूप से पूरे कपड़े, सर्दी के कपड़े पहना के रखा जाए, उनका सर ढक के रखा जाए और बिना वजह बच्चों को बाहर निकलने ना। ये हमारे साथ मौजूद थे सीएमओ सत्यप्रकाश सिंह, जिन्होंने बताया आखिर किस तरीके से बचाव किए जा सकते हैं और खासकर जो एक राय दी है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। और चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी का स्थापना दिवस, राष्ट्रपति समेत तमाम लोगों ने दी शुभकामनाएं। देवरिया में युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला, विरोध करने पर युवती और उसकी मां के साथ मारपीट, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। यूपी पीसीएस 2023 का परिणाम घोषित, देवबंद निवासी सिद्धार्थ गुप्ता ने किया टॉप, पिता चलाते हैं किराना की दुकान। बाराबंकी में कंटेनर में अनियंत्रित होकर नदी में गिरा, ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला बाहर। कानपुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। बिजनौर में अनियंत्रित होकर कार गंगा बैराज में गिरी, हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर लड्डू गोपाल जी को मंदिर में नहीं मिला प्रवेश, अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष नाराज, पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। यूपी पीसीएस परीक्षा में बहराइच के लाल को मिला 5वां स्थान, मनोज कुमार भारती 5वीं रैंक हासिल कर बने पीसीएस अधिकारी, आगरा में सेवा योजना अधिकारी के पद पर हैं तैनात। कुशीनगर में डिप्टी कलेक्टर बने पुनेंद्र मिश्रा, यूपी पीसीएस की परीक्षा में हासिल किया 13वां रैंक, प्रांतीय रक्षक दल के रहे सहायक निदेशक। फतेहपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, 2 लड़कियां समेत 3 घायल, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। अखिल भारत हिंदू महासभा का बड़ा ऐलान, अकबर के शासनकाल में कब्जाई गई हिंदू विरासत लेकर रहेंगे वापस। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। एटा में शीतलहर का प्रकोप, डीएम प्रेम रंजन सिंह ने बीसीए को दिए निर्देश। लखनऊ में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर नगर निगम मुख्यालय के सामने धरने पर बैठा युवक, ठंड में अर्धनग्न अवस्था में पार्किंग गेट पर बैठा युवक। अमरोहा में डबल मर्डर का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर अशोक गिरफ्तार, लखनऊ एसटीएफ और गजरौला पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। इटावा में 6 डिग्री पहुंचा पारा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। देवरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाई गई मानव श्रृंखला। बदायूं में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। सहारनपुर में जगतगुरु शंकराचार्य ने की गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग का, जनभावनाओं को देखते हुए गाय को घोषित किया जाए राष्ट्रमाता। मुजफ्फरनगर में पूरे प्रदेश में मनाया गया मतदाता दिवस, कर्मचारियों को निर्भीक ईमानदारी से मतदान कराने की शपथ दिलाई गई। फतेहपुर में डंपर ने अधेड़ महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत, 2 घायल। झांसी के मऊ रानीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास, मंदिर पर फेंके मांस के टुकड़े, मामले की तफ्तीश जारी। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बस में मारी टक्कर, बस में सवार यात्रियों को आई चोट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।